सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कम टाइम में पूरे सोल्यूशन चैप्टर को रिवाइज करने का। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन चैप्टर, जो क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 12। सो लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले सोल्यूशन क्या है, जैसे किसी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग मिक्स करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसे सोल्यूशन कहते हैं। जैसे सपोज मैं मान के चलो इथेनॉल इन वाटर, ये क्या है, एक तरह का सोल्यूशन है। जैसे हम लोग मान के चलते एयर, एयर में बहुत सारे गैसेस मिक्सचर हैं, ये एक तरह का सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन मतलब जरूरी नहीं कि दो सॉलिड और एक लिक्विड का, या दो लिक्विड का, आप लिक्विड इन गैस भी ले सकते हो, गैस इन गैस भी ले सकते हो, गैस इन सॉलिड भी ले सकते हो, सॉलिड इन सॉलिड, जैसे अलॉय सॉलिड इन सॉलिड हो गया। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट कोई भी फेज का हो सकता है, सॉल्वेंट कोई भी फेज का हो सकता है, ये है सॉल्यूशन। तो हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन है क्या एक्चुअली। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two components। ठीक है, जरूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट होगा, इसमें दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखो जनरली हम लोग सोल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक सोल्यूशन को दो सोल्यूशन में एक्चुअली दो चीज़ें होती है, सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। जनरली हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि सल्यूट मतलब जिसका क्वांटिटी कम है, और सॉल्वेंट मतलब जिसका क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सल्यूट मतलब क्वांटिटी कम हो। जैसे मान के चलते हैं हम लोग, एक एग्जांपल में हम लोग को बोल दिया गया है 60% ऑफ इथेनॉल इन वाटर। 60% इथेनॉल इन वाटर मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर 40% मतलब जो पानी है, पानी का जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन वो क्या है 40%, और इथेनॉल क्या है 60%। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इथेनॉल का कंसंट्रेशन, इथेनॉल का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सॉल्यूट इथेनॉल को ही कहेंगे। वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सॉल्यूट है तो कम क्वांटिटी में जो होगा वही सॉल्यूट, नहीं, इट इज़ नॉट properly it is we can say. So that's why solvent and solute can be of any constant. There is no hard and fast rule कि solute ही कम होगा या solvent ज़्यादा होगा, no, it we cannot say like that. okay, बहुत जगह बोला जाता है लेकिन no. ओके, सो नाउ अब सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड, एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड, और दूसरा होता है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड मतलब क्या, जैसे मैं मान के चलूँ, आपको अगर बोल दिया गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, W/V, ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। अगर मैं बोलूँ आपको मोलैरिटी, ये क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। अगर मैं आपको बोलूँ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। तो ये सब जहाँ पर, जैसे नॉर्मेलिटी, एक और टर्म आता है नॉर्मेलिटी, ये भी क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। यहाँ पर इन सब के फॉर्मूलाज में वॉल्यूम आते हैं। अब वॉल्यूम आते हैं मतलब क्या, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। मतलब ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स भी चेंज होगा। लेकिन मास रिलेटेड टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, बहुत ही फेमस एक क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मोल फ्रैक्शन से, बहुत ही फेमस टर्म है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा मोलैलिटी हुआ, मोलैलिटी हुआ, इसके हुआ मोल्स हुए, नंबर ऑफ मोल्स भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा मास परसेंट हुआ, मास परसेंट। तो ये सब क्या है, मास रिलेटेड टर्म है। अगर आप लोग टेम्परेचर चेंज करोगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंट। लेकिन वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो इट विल बी यू, द वैल्यू विल बी अफेक्टेड। ओके, सो हम लोग वन बाई वन हर एक पार्ट को देखेंगे, ये सब क्या होता है, इसका फॉर्मूलाज क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे नोट कर चुके हो। अगर नोट नहीं किया तो स्नैपशॉट ले लो इसका, मैं इसे मिटा रहा हूँ। नाउ अब हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड
टर्म्स को देखेंगे। देखो अगर अब वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स में सबसे पहला टर्म्स है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। सबसे पहला टर्म्स परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर दो कॉलम में यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक तरफ है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म जिसमें फर्स्ट पॉइंट है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, W/V। मतलब फॉर्मूला क्या होगा, वेट WT, वेट ऑफ सल्यूट, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में WT लिख दे रहा हूँ, बाई वॉल्यूम VOL, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में VOL लिख रहा हूँ वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ओके, इनटू 100। दिस इज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन है इनटू 100, ठीक है। थर्ड पॉइंट था मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसके अलावा नॉर्मेलिटी का एक फार्मूला होता है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट जिसको हम GEQ भी बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ओके, इन लीटर। तो ये सब जो चार फार्मूलाज यहाँ पर मैंने लिखा है, ये क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। अब इसके बाद आता है मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म जो फेमस है। इसमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, ओके। मोल फ्रैक्शन, अगर सपोज कोई दो कंपोनेंट है A और B, एक सोल्यूशन में A है और एक सोल्यूशन में, उसी सोल्यूशन में B है, दो कंपोनेंट एक सोल्यूशन में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, जिसे हम टोटल मोल्स भी कहते हैं। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग N से डिनोट करते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ मोल्स, ओके। इसका फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, गिवन मास बाई मोलर मास, कैपिटल M में दो बार मैं लिख दे रहा हूँ मोलर मास शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाई मोलर मास भी होता है, या गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर भी होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, या गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मोलैलिटी हो गया। इसके अलावा मास परसेंट भी आप लोग बोल सकते हो। द फोर्थ पॉइंट मास परसेंट, अगर मैं बोलूँ मास परसेंट ऑफ सल्यूट, मास परसेंट, क्योंकि एक सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैं मान के चाहूँ एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन, मैं लिख दे रहा हूँ मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये क्या है, मास परसेंट ऑफ सल्यूट, जैसे मास ऑफ सल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। लेकिन अभी देखो यहाँ पर क्या है, अगर तुम लोगों के पास एक टर्म है मोलैरिटी है या मास परसेंट या नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पर जो वेट रिलेटेड टर्म है उसको अगर वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में कन्वर्ट करना हो, या वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है इसको वेट रिलेटेड टर्म में कन्वर्ट करना हो, तो एक छोटा सा ब्रिज का जरूरत होता है। उस छोटे से ब्रिज का नाम है डेंसिटी। या तो फिर तुम किसी भी चीज़ों में, मतलब वॉल्यूम को वेट रिलेटेड में कन्वर्ट करो या वेट को वॉल्यूम रिलेटेड में कन्वर्ट करो, डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। विदाउट डेंसिटी यू विल नॉट एबल टू सॉल्व। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग सबको पता है, मास बाई वॉल्यूम, ओके। सो ये है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग, अच्छा पहले आप ये लोग नोट कर लो, ये सब नोट कर लो या स्नैपशॉट ले लो, मैं इसके बाद वेपर प्रेशर में एंटर करूँगा। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, ओके, थैंक यू। मैं इसे मिटा रहा हूँ नाउ। अब इसके बाद का नेक्स्ट का टर्म आता है, दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। मैं कोशिश करूँगा एक शॉर्ट रिवीजन देने का तुरंत इस चैप्टर का, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में एग्ज़ाम टाइम में जब आप लोग इसे देख के जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस चैप्टर का, ओके। सो इट विल बी बेटर फॉर यू ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, और ये कभी कभी रिवीजन के समय भी ये आपको वीडियोस काम आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, सपोज़ एक कंटेनर है आपके पास, सपोज़ एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है।
एक कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, और ये कंटेनर क्या है, ये कंटेनर है क्लोज। मैं इधर क्लोज करता हूँ इस कंटेनर को, ये कंटेनर है क्लोज। नाउ अब देखो यहाँ पर लिक्विड में सपोज मैं मान के चल रहा हूँ लिक्विड ए है, लिक्विड ए वाटर भी वाटर ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लिक्विड ए का जो कंपोनेंट है ये सरफेस में भी है और सरफेस के अंदर भी है, सरफेस में भी है, सरफेस के अंदर भी है, हर जगह है लिक्विड ए का कंपोनेंट। तो मैं बोल रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हर जगह है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर देखो ये क्या है कि ये एक कंटेनर में जब वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो ये इवापोरेट करेगा। इवापोरेट क्या होता है, इवापोरेट मतलब स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, मतलब लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है उसे कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। अब जैसे ही इसको आप छोड़ोगे एक पर्टिकुलर कंडीशन में, ठंड में नहीं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं, पर्टिकुलर कंडीशन रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में छोड़ दोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो होगा क्या कि ये लिक्विड होगा वेपराइज, लिक्विड होगा वेपराइज, ये धीरे धीरे वेपराइज होगा, वेपराइज होगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स इट विल बी वेपराइज्ड। नाउ अब देखो कंटेनर क्या है, क्लोज है, ध्यान सुनना, वेपर प्रेशर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। कंटेनर क्या है, क्लोज है, कंटेनर क्लोज है, इसका मतलब क्या कि वेपर क्या बाहर निकल सकता है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंटेनर क्लोज है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो लिक्विड पार्टिकल्स ये जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, मतलब चले गए, वेपर में कन्वर्ट तो हो गए हैं लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो होता क्या है इस पूरे कंटेनर में, कंटेनर के अंदर होता क्या है, लिक्विड जो है, लिक्विड जो है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर में, वाटर कन्वर्ट हो रहा है, मैं लिक्विड को वाटर ही मान ले रहा हूँ, तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, लेकिन कंटेनर तो क्लोज है, कंटेनर तो क्लोज है पूरी तरह से। तो अब क्या है कि वेपर पूरी तरह से बाहर निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा, अब निकल नहीं पाएगा तो होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा कि वेपर कंडेंस होकर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब एक तरह पर इवेपोरेशन हो रहा है, एक तरफ पर कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो वेपर क्या हो रहा है, जो भी वेपर पार्टिकल की बाहर निकल नहीं पा रहा है तो ये कंडेंस होकर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो होता क्या है कि जिस स्पीड में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, उसी स्पीड में अगर एक समय ऐसा आएगा, उसी स्पीड में वेपर कन्वर्ट होगा लिक्विड में। स्पीड मतलब क्या, रेट, हम लोग केमिस्ट्री में स्पीड में क्या कहते हैं, रेट। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, मैं इधर ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, अ टाइम विल कम व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू, मतलब एक ऐसा समय आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। एकदम इनिशियली होगा नहीं, पहले तो ये वेपराइज होगा, जब तक वेपर पूरी तरह से मतलब बना नहीं है, वेपर निकल नहीं पा रहा है, वो वेपर है अभी। अब हो रहा है क्या, एक समय ऐसा है कि वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बाहर निकल नहीं पाया तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही। तो ये जो स्पीड है इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का, ये एक पॉइंट में इक्वल हो जाएगा। स्पीड मतलब जितना स्पीड में इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही स्पीड में कंडेंसेशन होगा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर नाम से समझ में आता है, ये क्या है, एक तरह का प्रेशर है, ये क्या है, एक तरह का प्रेशर। प्रेशर, वेपर प्रेशर तो नाम से समझ में आ रहा है, एक तरह का प्रेशर है। तो अब प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, कौन लगा रहा है प्रेशर, कोई आदमी जाके, हम आप तो लगा नहीं रहे जाके प्रेशर, ये प्रेशर कौन लगा रहा है, वेपर लगा रहा है जाके। किस पे लगा रहा है मैं बता रहा हूँ, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, कौन लगा रहा है, वेपर लगा रहा है। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, ठीक है। अब देखो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, कहाँ पर प्रेशर लग रहा है, लिक्विड सरफेस पे, क्योंकि देखो यहाँ पर वेपर तो बहुत ज़्यादा हो गया है। उस टाइम में इक्विलिब्रियम टाइम में भी वेपर है, तो उस इक्विलिब्रियम टाइम में वेपर लिक्विड सरफेस, क्योंकि कंटेनर है क्लोज, तो वेपर कहाँ प्रेशर लगाएगा, कंटेनर पे और लिक्विड सरफेस पे, दो जगह प्रेशर, कंटेनर के सरफेस में भी लगाएगा और लिक्विड सरफेस पे भी लगाएगा। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर वेयर,
एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, मैं इधर लिख दे रहा हूँ एट सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, एट सरफेस ऑफ लिक्विड और एज वेल एज कंटेनर, सरफेस ऑफ कंटेनर और एज वेल एज कंटेनर, ओके। एट कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन क्या था, ये वाला कंडीशन था, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये क्या है, इसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वेपर प्रेशर का पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी वेपर प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। मतलब क्या, सपोज इमेजिन करो कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें पानी रखा हुआ है, पानी तो स्लाइटली वेपराइज तो होगा ही, ऑफ कोर्स। धीरे धीरे इनिशियली वो वेपराइज होगा तो ऊपर में धीरे धीरे वेपर बनना शुरू होगा, खाली जगह पे वेपर बनना शुरू होगा। अब जब वेपर बनना शुरू हो तो शुरू से ही वो प्रेशर डालना शुरू कर देता है। मतलब इनिशियली जब वेपर बना तभी से ही वो प्रेशर पुट करना शुरू कर देता है कंटेनर सरफेस पे और लिक्विड सरफेस पे। तो उस इनिशियल प्रेशर, तभी तो हम लोग इक्विलिब्रियम अचीव किए नहीं हैं, तो उस प्रेशर को कहते हैं पार्शियल प्रेशर, जो इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। अब धीरे 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 क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन सेम होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करते हैं। तो उस पॉइंट पे जो पार्शियल प्रेशर होगा जब इक्विलिब्रियम पॉइंट में, तब हम लोग, पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर ऑफ वेपर एट सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड कंटेनर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये क्या, एक तरह का पार्शियल प्रेशर है। इनिशियल प्रेशर को भी पार्शियल प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर को मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा वेपर प्रेशर के बारे में। इसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड हम लोग राउल्स लॉ पढ़ते हैं और बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं जो हम लोग अपने अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड ए है, एक तरह का लिक्विड है, ए लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही कंपोनेंट है, ए सब ए कंपोनेंट है, यहाँ पर भी ए, सब ए ही कंपोनेंट है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। कंटेनर तो क्लोज है, कंटेनर क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब सपोज हम लोग एक और कंटेनर लगाते हैं, एक और कंटेनर दे दिए हैं, यहाँ पर ये भी कंटेनर क्या है, क्लोज है, ये भी कंटेनर मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर सॉल्यूशन है, एक लिक्विड ए, दूसरा सॉल्यूट बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो मतलब ए बी ए, मान चलो यहाँ पर ए और बी का सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है ए और बी है सॉल्यूट, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्यूट बी जो है वो नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या होता है, देखो जैसे सपोज हम लोग के घर में अगरबत्ती होता है, जिसे हम लोग कैम्फर भी कहते हैं, उससे हीट करेंगे, हीट देंगे, जलाएंगे तो डायरेक्ट वो धुआं में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट वो सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं वोलेटाइल। बात समझ में आया, जब भी कोई सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट होता है तो वो वोलेटाइल है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सॉलिड ही हो, लिक्विड भी हो सकता है ऑफ कोर्स। तो पेट्रोल ये क्या है, वोलेटाइल है। कभी कभी कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो वोलेटाइल नहीं होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली, मैं मान के चलता हूँ कि ये प्लास्टिक, अगर ये मार्कर को मैं पानी में डाल दिया हूँ तो ये क्या है, ये अपने आप तो गैस में कन्वर्ट होगा नहीं, तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। मतलब क्या, जो गैसेस में वेपर में या गैसेस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ए मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पर क्या है, ये वोलेटाइल है, ये ए मॉलिक्यूल क्या है, ये वोलेटाइल है। मैं मान लेता हूँ ए क्या है, वाटर, ए इज़ अ वाटर, और ये क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब क्या, ये ए गैस में कन्वर्ट होगा, ए गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर ए और बी का मिक्सचर है, बी, ए तो है वोलेटाइल, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, ए है वोलेटाइल, बी है नॉन वोलेटाइल, मैं एन बी लिख दे रहा हूँ, बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल में जो गैस में कन्वर्ट नहीं होता है। अब सरफेस में सिर्फ ए है तो ए वोलेटाइल में कन्वर्ट होगा। अब बी क्या कर रहा है, बी ए को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। बात समझना ध्यान से, ए वोलाटाइल है लेकिन बी साथ में, बी सॉल्यूट जो है, बी नॉन वोलाटाइल है, ए को पकड़ के रखा हुआ है। अब ए को पकड़ के रखा हुआ है मतलब क्या, ये अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ए के साथ में तो अट्रैक्ट करेगा ही। अब
बी के कारण ए भी ठीक से वोलेटाइल मतलब गैसेस में कन्वर्ट हो नहीं पाता है। तो याद रखना, जो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड में जो वेपर प्रेशर बनेगा उसे हम लोग कहते हैं पी नॉट ए। पी नॉट ए ये क्या है, इससे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर दो कंपोनेंट ला दिए ए और बी, एक वोलेटाइल है ए, बी है नॉन वोलेटाइल, बी को वो गैस में कन्वर्ट होगा नहीं, तो ये एक सोल्यूशन हो गया। इसमें इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा उसे हम लोग पी ए कहेंगे, नॉट नहीं, नॉट मतलब प्योर। अच्छा, पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना, एक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो प्योर है, मतलब कुछ नहीं है इसमें, और एक है सोल्यूशन जो अभी इम्प्योर है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो वेपराइज होगा नहीं। तो अगर मैं बोलूँ इसका सोल्यूशन वेपर प्रेशर, तो ये हो गया पी ए। अब सवाल है कि कौन ज़्यादा होता है, पी ए ज़्यादा होता है या पी नॉट ए? तो ऑफकोर्स पी नॉट ए विल बी मोर, पी नॉट ए ज़्यादा होगा कंपेयर टू पी। ऐसा क्यों, पी नॉट ए ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये तुरंत वोलेटाइल हो जा रहा है, तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बी कन्वर्ट होने दे नहीं रहा है, साथ में नॉन वोलेटाइल भी तो जगह कैप्चर किए हुए अलग, तो इसीलिए ये ईजिली गैस में कन्वर्ट हो नहीं रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए कहते हैं पी नॉट ए इज ग्रेटर देन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ देर के लिए हट जा रहा हूँ। हेलो, तो लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होता है। अगर मैं बोलूँ ए एक प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए। अगर सोल्यूशन है, मतलब उस पर सॉल्यूट भी आ गया, तो उस वेपर प्रेशर, उसके वेपर प्रेशर को कहेंगे पी ए। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो हम लोगों ने कहा था, डिस्कस किया था ये चीज़ें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आर ए लिख दे रहा हूँ उसे, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब देखो राउल्ट्स लॉ होता क्या है। राउल्ट्स लॉ क्या बताता है कि अगर सपोज़ एक कंटेनर है, अगर मैं इधर बोल रहा हूँ एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर क्या क्लोज है, क्योंकि वेपर प्रेशर तो हम लोग क्लोज कंटेनर में डील कर रहे थे, तो मैं इधर क्लोज कंटेनर करते हुए कंटेनर क्लोज है। इस कंटेनर में क्या है, ओनली एक सिंगल लिक्विड है जिसे हम लोग ए कहते हैं, और एक दूसरा कंटेनर है जहाँ पर क्या है, कंटेनर क्लोज है। मैं कंटेनर क्लोज करता हूँ, ये कंटेनर क्लोज है, और यहाँ पर क्या है, एक लिक्विड है जिसको सॉल्वेंट कहेंगे, और साथ में एक सल्यूट है जो बी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है, ये वोलेटाइल है। ये क्या है, वोलेटाइल है, मतलब ये ईजिली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि ये प्योर सॉल्वेंट है और वोलेटाइल भी है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर रेडी हो, जो यहाँ पर वेपर प्रेशर बनेगा, उसके वेपर प्रेशर को कहेंगे हम लोग पी नॉट ए। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक सल्यूट आ गया, मान के चलो सपोज़ यहाँ पर एक सॉल्वेंट है ए, और उस ए के बीच क्या आ गया, सल्यूट आ गया बी। ठीक है, अब ये बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ये बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, वोलेटाइल सल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि नॉन वोलेटाइल मतलब कि ये कभी गैस में कन्वर्ट होता नहीं है। ठीक है, मतलब ये गैस में कन्वर्ट होता नहीं है, मतलब ये वेपर बनेगा नहीं और वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरे सॉल्यूशन को ए प्लस बी, ए सॉल्वेंट बी सल्यूट, तो इसके कम मिक्सचर को क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पर राउल्ट्स लॉ क्या बोला है, कि राउल्ट्स लॉ बोला है कि देखो कभी भी एक सोल्यूशन में वेपर प्रेशर हम लोग काउंट करेंगे, वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बेसिस पर करेंगे जो वोलेटाइल है। जो नॉन वोलेटाइल है उसके बेसिस पर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो ये एक ए है वोलेटाइल सॉल्वेंट, ए क्या है, वोलेटाइल, तो ये वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है ये गैस में कन्वर्ट होगा, ये गैस में कन्वर्ट हुआ। अब ये गैस में कन्वर्ट हुआ मतलब वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो वो वेपर प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर जो है ये गैस के कारण हो रहा है, और ये गैस किसके कारण हो रहा है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस के कारण हो रहा है। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ बोलता है कि वेपर pressure of a solution is directly proportional to the mole fraction of the volatile component present in the solution। अगर एक solution में वेपर प्रेशर हम लोगों को निकालना है, तो इसका ये वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के
प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या, जितना वो वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा उतना ही वेपर प्रेशर उस सोल्यूशन का ज़्यादा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट तो वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो नहीं रहा है, तो इसलिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर में हम लोग कंट्रीब्यूट करता नहीं है। तो ठीक है, तो ये है राउल्स लॉ। अब देखो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि राउल्स लॉ हम लोग दो केस में डिवाइड करते हैं, राउल्स लॉ को हम लोग दो केस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ क्या वो दो केसेस क्या है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, राउल्स लॉ आर डिस्कस्ड और डिवाइडेड इन टू केसेस। फर्स्ट, सोल्यूशन विच कंटेन, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सोल्यूशन विच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। और दूसरा केस क्या है, सॉल्यूशन दैट कंटेन, सॉल्यूशन विच कंटेन वोलेटाइल सल्यूट विथ वोलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब साथ में वोलेटाइल सॉल्वेंट दोनों में है, ठीक है, विथ वोलेटाइल नॉन कंटेन वोलेटाइल सल्यूट। मतलब क्या, यहाँ पर सल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मगर मैं इधर अगर मैं लिखूँ तो ये सॉल्वेंट रहेगा और सल्यूट रहेगा। मैं सॉल्वेंट को माना ए, सॉल्यूट को माना बी। सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, मैं VOL लिख दिया हूँ वोलेटाइल को, और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, NV में लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है, ठीक है, मैं इधर लिख दिया हूँ VOL, ओके, एंड साथ में जो सल्यूट है, सल्यूट भी वोलेटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राउल्स लॉ दो केसेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक केस वैसा है जहाँ पर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, और एक केस वैसा है जहाँ पर सॉल्यूट वोलेटाइल है। अब दोनों केस में हम राउल्स लॉ डिफाइन करेंगे। तो एक केस तो ये हो गया, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल, सल्यूट बी क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर क्या है, वोलेटाइल जब एक सोल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने इधर अभी जस्ट कहा कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, व्हाट वाज राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, मैंने PA, मतलब इस पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग मैंने PA माना। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ये है राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अगर इस प्रपोर्शनल साइन को हम लोग रिमूव करेंगे, तो इस प्रपोर्शनल साइन को रिमूव करके हम लोग एक कांस्टेंट लाएंगे, दैट इज P0A। P0A क्या था, मैंने जस्ट अभी बताया कि P0A क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PA, दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये है राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अब राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सल्यूट, अब इधर मैं एक वोलेटाइल सल्यूट के बारे में ही बताता हूँ। ये तो रहा नॉन वोलेटाइल सल्यूट के बारे में, इधर लिख दिया हूँ, नॉन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब एक कंटेनर मैं बना रहा हूँ, सपोज एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर फिर से वही क्लोज होगा, क्लोज तो है ही। अब इसमें क्या है, इसमें सॉल्वेंट भी है A और सॉल्यूट भी है B, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों A B, ये क्या है, ये A सॉल्वेंट है, B क्या है, सल्यूट है। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल है। मतलब क्या, जो वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब जो वेपर बनेगा वो दोनों के वजह से ही बनेगा, ठीक है। दोनों ही कंपोनेंट वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि दोनों का ही वेपर प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पर राउल्स लॉ क्या बोलता है, जो टोटल वेपर प्रेशर है, मतलब PA का और मतलब A का और B का, वो किसके इक्वल है, मतलब A के कारण भी होता है और B के कारण भी होता है। मतलब टोटल वेपर प्रेशर इज द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ A दैट इज सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ B दैट इज सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कारण वो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा। अब PA क्या है, PA है P0A x A, PB क्या है, P0B XB। P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, A P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, ओके। अब यहाँ पर ये क्या है, राउल्स लॉ को, इस पूरे पॉइंट में हम लोगों ने राउल्स लॉ को डिफाइन किया। अब हम लोग आते हैं इसके कर्व पर। कर्व क्या है, मोल फ्रैक्शन जो x एक्सिस पे है और वेपर प्रेशर जो y एक्सिस है। तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब इस पर मैं कर्व ड्रॉ करूँगा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। कर्व ऑलवेज हम लोगों को जानना है, कर्व बहुत बार कर्व इम्पॉर्टेंट है। सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में पूछा गया है, आइडियल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कर्व को बहुत बार पूछा गया है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द कर्व। ओके, सो अगर मैं देखूं ग्राफ और फॉर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन,
वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोगों के पास तीन फार्मूला आया था। तीन फार्मूला क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, अगर ए मैं बोलूँ तो पी नॉट ए एक्स ए, अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ बी बोलूँ तो क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी, और अगर टोटल वेपर प्रेशर बोलूँ, ए और बी दोनों वॉलेटाइल है तो दो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स को पी ए भी कहते थे, तो टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इसका एक कर्व हम लोग, एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को मोल फ्रैक्शन से हम लोग डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस को वेपर प्रेशर से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन मान के चलो सपोज, अच्छा एक सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी। एक सोल्यूशन में क्या है, दो कंपोनेंट है ए और बी। अगर मोल फ्रैक्शन हम लोग, एक चीज़ हम लोग जानना होगा, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। मैं अगर बोलूँ ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, सपोज मैं यहाँ पर एक्स मांगना चाहता हूँ, इसे एक्स नहीं कहते हैं बट लेट अस अज्यूम एट एक्स ए। ओके, बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, सपोज एक्स बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, लेट अस अज्यूम इट। तो क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ये हमेशा मतलब याद रखना, जैसे कभी भी जो नंबर ऑफ कंपोनेंट रहेगा सबका मोल फ्रैक्शन ऑलवेज यूनिटी के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो कंपोनेंट है, एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 0। अगर एक्स ए यहाँ पर, अगर एक्स ए 1 है तो यहाँ पर जाकर एक्स ए 0 हो जाएगा और एक्स बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अगर हम लोग एक्स बी को 0 कहेंगे, दिस एक्स बी, अगर इसे 0 लेंगे तो पी बी क्या होगा, 0 होगा, तो पी बी यहाँ पर आ रहा है। अब धीरे धीरे एक्स बी को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है पी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व कुछ ऐसा होगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व, ठीक है। और ये क्या, एक कर्व क्या डिनोट कर रहा है, एक्स बी जो 0 है वो एक्स बी 1 तक जा रहा है, मतलब ये कर्व डिनोट कर रहा है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब धीरे धीरे ये एक्स बी 1 की तरफ जा रहा है, यहाँ पर पी बी जाके हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है। अब तो यहाँ पर एक्स ए 0 है, मतलब यहाँ पर पी ए 0, एक्स ए 0 मतलब पी ए 0। अब धीरे धीरे एक्स ए बढ़ेगा मतलब वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं फ्री हैंड डायग्राम इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये यहाँ पर एक्स ए 0 से 1 जा रहा है, मतलब यहाँ पर पी ए क्या है, मैक्सिमम है, मतलब दिस कर्व डिनोटिंग व्हाट, दिस कर्व डिनोटिंग पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों कर्व को अगर मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये डिनोट करेगा टोटल वेपर प्रेशर, दैट इज पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर ये बताता है, ठीक है। तो ये है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच का एक कर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग नोट कर लेंगे, अगर नोट नहीं किए तो नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोगों ने रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन के बारे में। अब देखो, कभी भी वेपर प्रेशर एक सोल्यूशन में होता है तो सोल्यूशन में कब होता है, जब वोलेटाइल कंपोनेंट होगा या सॉल्वेंट होगा, साथ में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, या वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा या वोलेटाइल सॉल्यूट भी होगा, ठीक है। तो दोनों भी वोलेटाइल हो सकता है या कोई एक वोलेटाइल कोई एक नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। तो उसी बेसिस पर, राउल्स लॉ के बेसिस पर हम लोग सोल्यूशन को डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। याद रखना, राउल्स लॉ के बेसिस पर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, व्हाट वाज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। जो वेपर प्रेशर एक सोल्यूशन का होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, उसके मोल फ्रैक्शन के जो वोलेटाइल है, ठीक है। अब देखो, हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन एज पर राउल्स लॉ 2 पार्ट में डिवाइड करता है। दोज विच फॉलो राउल्स लॉ उसे हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब ध्यान देना, आइडियल सॉल्यूशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलो राउल्स लॉ। फॉलो राउल्स लॉ, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड, राउल्स लॉ क्या बोलता है, राउल्स लॉ बोलता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और पी टी इज इक्वल टू
पी टी इजकल टू पी ए प्लस पी बी, ये बोलता है राउल्स लॉ, ठीक है, जो आइडियल सोल्यूशन भी कहता है। अब आइडियल सोल्यूशन में कहा गया है कि अगर सपोज मान के चलो दो कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर है, एक कंटेनर में क्या लिखा रखा हुआ है ए, एक कंटेनर में रखा हुआ है बी, ठीक है, एक कंटेनर रखा हुआ है बी। इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो एक सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। उस सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन में जो भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2 और इसका वॉल्यूम है V1 प्लस V2। तो यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन क्या बोलता है कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम मिला माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर कितना है V1 प्लस V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1 प्लस V2 जो हम लोग मिला रहे थे। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी ऑलवेज ज़ीरो, ये कहा गया है आइडियल सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। उसी तरह इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, मतलब हीट चेंज, जो दो सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करेंगे तो इंथैल्पी जो चेंज निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज जीरो, ऑल्सो जीरो। गिव्स फ्री एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होता है क्योंकि दो सब्सटेंस मिक्स करते हैं, दो सब्सटेंस मिक्स करते हैं तो दैट्स वाई ऑलवेज नेगेटिव होता है। साथ ही साथ इसमें क्या बोला गया, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। अब साथ ही साथ क्या बोला गया है कि एक सॉल्वेंट होता है जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं और एक होता है सल्यूट, किसमें सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन के सेम होता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स का भी इंटरेक्शन सेम होता है, सॉल्यूट और सॉल्यूट से सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, मतलब सभी का इंटरेक्शन सेम होता है एक दूसरे के साथ। ये बोला गया है आइडियल सॉल्यूशन में और ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, दिस फॉलोज रॉल्स लॉ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के पॉइंट पर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल है C6H6, ये क्या है बेंजीन है और साथ ही साथ क्या है टॉल्वीन। टॉल्वीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5CH3, मतलब क्या C6H5CH3। यहाँ पर कितना कार्बन है 7 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 8 हाइड्रोजन है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो C7H8, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। दिस कॉल्ड टॉल्विन। अब बेंजीन और टॉल्विन दोनों को ध्यान से देखो, बेंजीन और टॉल्विन का जो नेचर है वो सेम है। बेंजीन में भी कोई हाइड्रोजन वगैरह बॉन्ड नहीं है, टॉल्विन में भी कोई हाइड्रोजन, मतलब जो नेचर है वो सेम है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बेंजीन एंड टॉल्विन। दोनों नॉन पोलर नेचर का है। सो यहाँ पर दो सब्सटेंस का नेचर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल जैसे मैं मान के चलता हूँ यू हैव इथानॉल C2H5OH इथानॉल और प्रोपानॉल C3H7OH, ये क्या है प्रोपानॉल। अब देखो प्रोपानॉल और इथानॉल का प्रॉपर्टी नेचर सेम है, दोनों अल्कोहलिक प्रॉपर्टी का, दोनों अल्कोहलिक नेचर का है। सो नेचर जब सेम हो दैट मीन्स आइडियल सोल्यूशन को ये बताता है, मतलब रॉल्स लॉ ये फॉलो करता है। लेकिन जब नेचर सेम ना हो, मतलब एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, अब जब दो सब्सटेंस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या दो सब्सटेंस के बीच कोई अट्रैक्शन है तो इन सब केस में डेविएशन आना शुरू होता है। डेविएशन क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि आइडियल सोल्यूशन क्या है। आइडियल सोल्यूशन मतलब जब सबका इंटरेक्शन सेम हो, डेल्टा वी मिक्स जीरो हो, डेल्टा एच मिक्स जीरो हो, फॉलो करता हो रॉल्स लॉ को, और दो सब्सटेंस का जो नेचर है, नेचर मतलब जो उसका प्रॉपर्टी है वो सेम होना चाहिए, अप्रॉक्स सिमिलर होना चाहिए। तो ये है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन किसको फॉलो करता है राउल्स लॉ को। तो इसीलिए जो इसका ग्राफ होता है जो अभी मैंने डिस्कस किया था राउल्स लॉ का ग्राफ, दैट इज XA1 XB0 XA0 XB1, वो ग्राफ एकदम ऐसा ही ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है। जो यहाँ पर ये किसको डिफाइन कर रहा है, PA को डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है PB को डिफाइन कर रहा है और ये डिफाइन कर रहा है PT को। ये वेपर प्रेशर का y एक्सिस है और ये मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये राउल्स लॉ को बताता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन में। आइडियल सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन मतलब सिंपल बात है, यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है, विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जाहिर सी बात है अगर एक फॉलो करेगा दूसरा फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आई होप आप नोट कर चुके होंगे।
नाउ अब नॉन आइडियल सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉन आइडियल सोल्यूशन किस में किया गया है? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जाहिर सी बात है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अब राउल्स लॉ तो बोलता है पी ए इजकल टू पी नॉट ए एक्स है, लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या बोलता है कि नहीं, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और पी टी इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये बोलता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉट इक्वल टू मतलब क्या, आइदर पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए और पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, यही हो सकता है। सिमिलरली फॉर पी बी, सिमिलरली फॉर पी टी। तो अगर पी ए ज़्यादा है, मान के चलो अगर मैं बोलूँ वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, या वेपर प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, या वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, जहाँ पर ज़्यादा वेपर प्रेशर बनता है उसे हम लोग को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन हम लोग कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब क्या, पॉजिटिव, नाम से समझ में आ रहा है, ज़्यादा मतलब क्या, पॉजिटिव। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और अगर पी ए ज़्यादा है एक केस में, तो दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में होगा पी ए कम होगा, मतलब पी ए इज़ लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज़ लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी टी इज़ लेस देन पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है वेपर प्रेशर तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है वेपर, अब डिक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम, डिक्रीज़ मतलब कम, कम मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव डेविएशन में एक शॉर्ट फॉर्म, एक ट्रिक दे रहा हूँ समझने के लिए। जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं कि पॉजिटिव क्या होता है, ज़्यादा होना या कम होना। तो पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, पॉजिटिव मतलब प्लस मतलब ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव मतलब माइनस मतलब कम हो रहा है। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, जहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा मतलब क्या, अब सपोज मान के चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल में ले रहा हूँ। एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सपोज एक सॉल्वेंट है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक इधर मैं बता रहा हूँ, एक सॉल्वेंट है और एक सल्यूट है। इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा मतलब क्या, इसको ये जल्दी ईजिली वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं। अब जल्दी ईजिली वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं मतलब क्या, वेपर प्रेशर कम है, और वेपर प्रेशर कम है मतलब नेगेटिव डेविएशन। और मान के चलो एक सल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन कम है ही नहीं, अब कम है, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन। तो थोड़ा सा में ये ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी वेपर में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर में जब ईजिली कन्वर्ट हो रहा है मतलब वेपर ज़्यादा बन रहा है, और वेपर ज़्यादा बन रहा है मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो यहाँ पर क्या है, ए बी का इंट्रैक्शन कम होता है। मैंने क्या कहा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो ए बी का इंट्रैक्शन कम है, किसके कंपेयर में, ए कंपेयर में हो सकता है या बी के कंपेयर में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, मतलब वेपर प्रेशर क्या है, कम है। कम है मतलब दोनों, ये क्या निकलना नहीं चाह रहा है, बाहर वेपराइज होना नहीं चाह रहा है। तो क्या है, ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, सिर्फ तो वेपराइज होना नहीं चाह रहा है। तो ए का इंट्रैक्शन से और बी का इंट्रैक्शन से ये ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी मिक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव, मतलब डेल्टा वी मिक्स बढ़ेगा ही। और नाउ डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और जो गिब्स फ्री एनर्जी है नेगेटिव होता है, सभी में दोनों में गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, स्पॉन्टेनियस मिक्स तो होगा ही। तो डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब द मेन पॉइंट एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि ए बी का इंट्रैक्शन कम है, मतलब ए का नेचर और बी का नेचर एकदम अलग है। मतलब ए अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो बी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक पोलर है तो एक नॉन पोलर है। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान के चलता हूँ वाटर और बेंजीन C6H6, वाटर और बेंजीन, ठीक है, ये क्या है, ये तो मैं अगर बोलूँ तो मिक्स होगा नहीं, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन। तो क्या है, यहाँ पर ए बी का अट्रैक्शन कम है, वाटर मतलब ए और बेंजीन मतलब बी। तो ये क्या है, ये है
ये है पॉजिटिव डिवीजन, मतलब तुरंत निकल जाएगा, अट्रैक्शन का मतलब तुरंत निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव डिवीजन मतलब क्या, दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव डिवीजन जस्ट अपोजिट है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब नेगेटिव डिवीजन क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो। नाम से समझ में, नेगेटिव मतलब डेल्टा वी में कम ही होगा, लेस देन जीरो, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स लेस देन ज़ीरो। और साथ में यहाँ पर जो सबसे पहले एग्जांपल, यहाँ पर नेगेटिव डिवीजन मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब वेपर कम बन रहा है, वेपर प्रेशर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन केस में जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ CHCl3, CHCl3, CH क्लोरोफॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। और साथ में एसीटोन में अगर मैं ले लूँ एसीटोन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच H बॉन्ड बनता है, मतलब एक इंट्रैक्शन प्रिपेयर हो रहा है। अब जो इंट्रैक्शन प्रिपेयर हो रहा है, एक इंट्रैक्शन बन रहा है, तो निकलेगा नहीं, मतलब वेपर प्रेशर क्या है, कम है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर को भी हम लोग लेते हैं जनरली, स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर भी नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्स लॉ होता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, देखो वही राउल्स लॉ का, राउल्स लॉ मैं छोटा सा कर्व बना रहा हूँ, होपफुली आपको समझ में आ जाए कि ये कर्व हम लोग थर्ड टाइम बना रहे हैं। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है नीचे वाला एक्स एक्सेस, और वाई एक्सेस किसको डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है। तो अगर ये था कर्व, कुछ ऐसा ही था ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर ये टोटल प्रेशर, अब जरूरी नहीं कि ये नीचे होगा ये ऊपर के, आप दोनों सेम नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी एक ऊपर कोई भी नीचे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे, ठीक है। XA 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने वेपर प्रेशर बोल दिया है, ये कर्व डिनोट कर रहा है, दिस कर्व डिनोट्स PB, दिस कर्व डिनोट PA एंड दिस टोटल कर्व। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ वेपर प्रेशर, तो ये आइडियल सोल्यूशन का है। आइडियल से अगर ज़्यादा है वेपर प्रेशर, मतलब ये देखो आइडियल से मैं ज़्यादा बना दिया, ऊपर बना दिया, कर्व को स्लैंट कर दे, ये आइडियल से ज़्यादा है, ये टोटल प्रेशर भी आइडियल से ज़्यादा। अब देखो आइडियल से ज़्यादा है तो ये क्या है, पॉजिटिव डिवीजन। आइडियल से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव डिवीजन बढ़ गया है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं मान के चलूँ सपोज़ यहाँ पर सेम, अगर मैं इधर मैं मान के चलूँ सपोज़ ये कर्व है, ठीक है, और अगर आइडियल से कम है, सपोज़ ये नीचे गया, ये आइडियल तो स्ट्रेट लाइन था, और अगर नीचे से गया तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव डिवीजन। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये नेगेटिव डिवीजन को बताता है, ठीक है। तो ये रहा नेगेटिव डिवीजन, मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव डिवीजन, और ये पॉजिटिव डिवीजन के बारे में बात हो रहा है। तो ये रहा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फॉर सोल्यूशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फॉर सोल्यूशन। मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा वेरी सून सोल्यूशन के बारे में, और मैं हर क्लास में एक बहुत न्यू टॉपिक्स के बारे में, अच्छे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो एक जनरली 1 शॉट वीडियो में भी आता है ये। तो आप होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और प्लीज़ नोट इट, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में अपने क्या पढ़े थे, हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम लोग वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का क्या कनेक्शन है ये देखेंगे, ठीक है। तो क्या कहलाता है ये रिश्ता, क्या कहलाता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो अब मैं एक कर्व बनाऊंगा, आप लोग ये बताइएगा ये किसका कर्व है। वीडियो को पॉज करके ये बताइएगा किसका कर्व है ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये है okay, so this is XA is equal to 0, suppose XA is equal to 1, XB is equal to 1, XB is equal to 0। X मतलब मैं मोल फ्रैक्शन, X को मैं मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ वेपर प्रेशर, दिस इज़ वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मैं बता दूँ ये क्या है, ये जो है इस 0 से 1 जा रहा है XA, मतलब ये PB के बारे में बात कर रहा है। 0 से 1 जा रहा है XB, मतलब ये PA की बात कर रहा है, ये PB की बात कर रहा है। अब ये बताओ कि ये कर्व किसका है, पॉजिटिव डिवीजन नेगेटिव डिवीजन। तो आई होप आपको पता होगा ये किस कर्व किसका है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्स लॉ। एक और कर्व मैं बना रहा हूँ, ये कर्व किसका है, दिस कर्व डेफिनेटली अगर वो पॉजिटिव डिवीजन में बनाया तो एक होगा नेगेटिव डिवीजन। तो ये होगा नेगेटिव डिवीजन, जो नीचे से इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अगेन ये मैं मोल फ्रैक्शन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना दिस इज कॉल्ड PT,
Pt, यहाँ पर भी ये क्या है, Pt है। नाउ अब क्या है देखो, अब ये नेगेटिव डेविएशन, अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली लॉजिक से मैं बात बोल रहा हूँ कि एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज़्यादा कब होता है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट, कम टेम्परेचर में ही वो वेपर प्रेशर बन जा रहा है, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो याद रखना हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यही रिलेशन में, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इस पॉइंट में यहाँ पर मैक्सिमम, अगर मैं बोलूँ दिस इज़ द मैक्सिमम वेपर प्रेशर, ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मैं मान के चल रहा हूँ, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर इसमें में ज़्यादा दिख रहा है हम लोग को कर्व में। तो यहाँ पर दिस कॉल मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मैं इधर लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पर अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा मिनिमम। इस पॉइंट पर आके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है। और इस पॉइंट, सपोज मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को, ये इस पॉइंट पर वेपर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है। सोल्यूशन, फॉर सोल्यूशन, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है। तो इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। बॉइलिंग पॉइंट में आपको इससे एक टॉपिक निकल के आता है, एक पॉइंट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप, देखो एजियोट्रॉप्स होता क्या है, एजियोट्रॉप्स एक ऐसा सोल्यूशन है जिसे कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी कर लो, आप लोग उसे बॉयल करोगे तो वेपर में भी उसका कंपोजिशन सेम होगा, उसे कंडेंस करोगे तो लिक्विड स्टेट में भी उसका जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉप्स, मतलब उसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आइसो। व्हाट इज आइसोट्रॉपिक मिक्सचर? आइसोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं इन वेपर स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एजियोट्रॉप्स भी हम लोग कहते हैं। अब ये एजियोट्रॉप्स दो तरह का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एंड एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम, बी फॉर बॉइलिंग, ए फॉर एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा। नाम से समझ में आ रहा है, मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज़्यादा। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वेपर प्रेशर कम। ठीक है, तो इस पॉइंट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम आ रहा है, तो इस पॉइंट को कहते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है तो इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मिनिमम बॉइलिंग क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है, और एजियोट्रॉप्स क्या होता है जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसके वेपर फेज में और इसके लिक्विड फेज में। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग डिटेल्स जानेंगे। आई होप यू हैव रिटन दिस, मैं इसे मिटा रहा हूँ। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, लेट अस डिस्कस। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। ओके, तो देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सल्यूट होता है। अब सल्यूट हम लोग नॉन वोलेटाइल सल्यूट सपोज हम लोग दिए, तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट हम लोग जितना देंगे उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो तो वेपर बनने देगा नहीं। जो वेपराइज जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन number of solute particle, मतलब सल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके नेचर वेचर पर नहीं, नेचर में कुछ भी नेचर हो, उसका बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो, नथिंग, उसके नंबर पर डिपेंड करता है। कि मतलब अगर हम लोग मान के चलो कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा डाल दिए तो उसका वेपर प्रेशर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम डाल दिए सल्यूट का जो नॉन वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम लोग RLVP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट वन इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। जो लास्ट वन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से स्टार्ट हम लोग करते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या, एक प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट है, एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल नॉन वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर पी है। तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। मैं RLVP को डिस्कस कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ RLVP से। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग था, तब क्या था, PA इज इक्वल टू P नॉट A x A, यही था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। और हम लोगों को ये भी पता है कि समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो XA, जिसको मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ A मैं बोल रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ XA, एक्स तो नहीं कहा जाता है मोल फ्रैक्शन को, बट वी आर अज्यूमिंग, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड 1 माइनस XB, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि PA इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB, ओके। अब यहाँ से हम लोग दिस पार्ट वी हैव सेपरेट, मतलब थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, P नॉट A XB को हम लोग इस तरफ ले आए और P नॉट A माइनस PB को उस तरफ ले गए। यहाँ से XB क्या निकलेगा, XB निकलेगा बाई P नॉट A बाई P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A, ठीक है। ये होगा RLVP, ये क्या है RLVP। P नॉट A क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, PA क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट A अगेन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, XB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B, हम लोगों ने ये बता दिया। अच्छा, P नॉट, सिर्फ ये न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, P नॉट A माइनस PA, इसे कहते हैं सिर्फ लोअरिंग, सिर्फ और सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पूरे पार्ट को मतलब P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A, इस पार्ट को देखो तो हम लोग इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A किसके इक्वल है, ये इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ B को के, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B को भी हम लोग RLVP कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब अगर आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, तो आप कैलकुलेट करके डायरेक्टली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है A और B का, तो इससे भी आप RLVP को निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स से भी इसको और इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आप ये नोट कर चुके होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ओके। तो आई एम इरेजिंग दिस। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस टॉपिक को पढ़ा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम से समझ में आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम से समझ में आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज़ होना, ठीक है। एक और था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों को एक ही पार्ट में मैं कर दे रहा हूँ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब नाम समझ में आया, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज़ होना। तो देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे सपोज मैं मान के चल रहा हूँ, आपके पास क्या है, एक कर्व है, एक ग्राफ है, एक मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कर्व है ये वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है वेपर प्रेशर को और एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पार्ट को क्या कर रहा है, ये बता रहा है दिस पॉइंट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, 1 ATM, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक का बॉइलिंग पॉइंट मैं इधर लिख दे रहा हूँ, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अनदर कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। अब ये आप लोग देख के बताओ कौन सॉल्वेंट होगा कौन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को पता है कि सॉल्वेंट जो प्योर होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और अगर वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। कम मतलब क्या, ये वाला इस बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये ज़्यादा है, मतलब ये पॉइंट डिनोट कर रहा है सॉल्वेंट को, जिसे हम लोग T नॉट B से हम लोग डिनोट करते हैं। नॉट मतलब प्योर, और ये पॉइंट क्या है, सोल्यूशन का, जैसे हम लोग TB से डिनोट करते हैं,
ठीक है। अब देखो एलिवेशन मतलब क्या, देखो टी नॉट बी से मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी बी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी, से चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मतलब क्या, जितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग देंगे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलैलिटी भी देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो यहाँ पर जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, मोलैलिटी से लोग डिनोट करते हैं, आप मोलैलिटी से डिनोट जनरली नंबर ऑफ मोल्स को मोलैलिटी से, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन से, बट यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है मोलैलिटी से ही डिनोट किया जा रहा है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू मोलैलिटी। नाउ डेल्टा टी बी क्या है, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे और के बी एम हम लोग इसे लिखते हैं। व्हाट इज के बी, के बी का मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या तो फिर इसे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फिर से मैं कर्व से बता रहा हूँ। ठीक है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट का कर्व। देखो इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर क्या, ये प्रेशर के बारे में बताया है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, टेम्परेचर को बता रहा है, एक्स एक्सिस डिनोट्स टेम्परेचर। नाउ अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये पार्ट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये वाला पार्ट लिक्विड था और इसके बाद वाला पार्ट क्या है, सॉलिड है, मतलब लिक्विड से और यहाँ पर कन्वर्ट होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, एक पार्ट ये है फ्रीजिंग पॉइंट और एक पार्ट यहाँ पर भी सॉलिड में कन्वर्ट। अब सवाल है कौन सा यहाँ पर सॉल्वेंट है, कौन सा सल्यूशन है। देखो सल्यूशन में नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल भी आ गए जो नॉन वोलाटाइल है। अब सल्यूट पार्टिकल क्या करेगा, वो फ्रीज होने जल्दी देगा नहीं, तो आपको और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा जिससे सल्यूट पार्टिकल के प्रेजेंस में वो सॉल्यूशन फ्रीज हो पाए। तो दैट्स वाई यहाँ पर बोला एलिवेशन, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या, यहाँ पर ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टीएफ, मतलब प्योर से सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो दिस कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसे डेल्टा टी एफ से भी डिनोट करते हैं, जो टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, दैट इज के एफ एम से हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये के एफ क्या है, ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, के एफ का मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई होप समझ में आया होगा कि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठंड के समय में जनरली आप देखोगे जहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है, मतलब स्नोफॉल होता है, वहाँ पर रोड में हम लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या करती है कि सॉल्ट का छिड़काव करती है। वो सॉल्ट का छिड़काव क्यों करती है, ताकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो पाए, मतलब जो टेम्परेचर है वेदर का, वो सपोज मैं बोल रहा हूँ -5 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर सपोज। अब सॉल्ट दे दिए तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया और डिक्रीज कर गया, मतलब -15 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब -15 डिग्री सेल्सियस कभी फ्रीजिंग पॉइंट वो अचीव कर नहीं पाएगा, क्योंकि -5 या -10 तक ही जाता है सपोज। तो -15 तक वो फ्रीज़ होगा नहीं, रास्ते में बर्फ़ जमेगा नहीं, रास्ते में अगर बर्फ़ जमा नहीं, मतलब जो गाड़ी जो चलती है स्किड होने का जो खतरा रहता है वो नहीं होगा। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इसके बाद का नेक्स्ट जो हम लोग क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लेट अस डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अगर इस पर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। अगर डाउट है तो किस पॉइंट पर डाउट है, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने का अपने डिफरेंट वीडियोज़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो फोर्थ है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कभी घर पे चना भिगोए हो, ठीक है, ये क्या है, एक ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है, जैसे सपोज मैं मान के चलूँ एक कंटेनर है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ SPM। सेमी मतलब हाफ,
सेमी मतलब हाफ, एक सॉल्यूट होता है एक सब्सटेंस मतलब सोल्यूशन में, और सॉल्वेंट भी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो करने के लिए, हाफ पोर्शन को फ्लो करने के लिए जगह देगा, रिमेनिंग हाफ पोर्शन को रोक देगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो एक पार्ट है सपोज सॉल्वेंट का साइड, ये क्या है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या है ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और एक जो पार्ट है ये क्या है, ये है सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन, मतलब इस साथ में क्या है सॉल्यूट पार्टिकल भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन का पार्ट है, मैं इसे SOL लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन को, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर आप प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखेंगे तो ये सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा कि तुम जाओ, सॉल्वेंट को बोलेगा कि तुम जाओ, तुम यहाँ से पास हो सकते हो, तुम सॉल्यूट को रोक देगा, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर क्या है कि ये सॉल्वेंट, चूँकि ये सॉल्वेंट का क्वांटिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। इसे कहते हैं ऑस्मोसिस, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो रहा है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, खुद से होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules from solvent side to solution side through a semi permeable membrane is called osmosis। ये रहा osmosis। तो मैं यहाँ पर osmosis आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। osmosis यहाँ पर मैं लिख देता हूँ definition, osmosis spontaneous flow of solvent molecule from solvent side to solution side is called osmosis, ठीक है। अब देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो फ्लो तो हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, अगर सपोज़ हम लोगों ने यहाँ पर एक पिस्टन से प्रेशर दे दिया, सपोज़ एक एग्जांपल से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसे बता रहा हूँ। सपोज़ हम लोगों ने एक पिस्टन से प्रेशर दे दिया, दिस इज़ द प्रेशर गिवन बाय पिस्टन, ओके। प्रेशर जैसे ही देंगे तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फ्लो होने देगा, नहीं देगा। मतलब ये ऑस्मोसिस को रोक रहा है, ऑस्मोसिस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ऑस्मोसिस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मतलब रोक रहा है, ऑस्मोसिस के फ्लो को होने नहीं दे रहा है, सॉल्वेंट के फ्लो को होने नहीं दे रहा है। तो इस प्रेशर को कहेंगे, ये जो प्रेशर दे रहे हैं टूवर्ड्स और इन सॉल्यूशन साइड, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ये एक तरह का प्रेशर है, नाम से समझ में आ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब एक क्या है, एक तरह का प्रेशर है। कहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं, एक्सर्टेड, कहाँ लगा रहे हैं, ऑन द सॉल्यूशन साइड, ऑन द solution side, so that okay, on the solution side, so that solvent molecule stops flows or osmosis stops, so that osmosis stops, osmosis क्या हो जा रहा है, stop हो जा रहा है, that is called osmotic pressure। तो एक मिनिमम प्रेशर देना पड़ेगा जैसे ऑस्मोटिक, जो ऑस्मोसिस रुक गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है रुक गया, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं ओपी से यहाँ पर लिख दिया हूँ ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इसे कहते हैं। एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिए हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड में, अब और ज़्यादा हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर। तब अब ज़्यादा हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से भी, मतलब प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो फ्लो रहा था तो ऐसे भी नहीं हो रहा था, अब और ज़्यादा प्रेशर लगा दिए तो जो सॉल्यूशन साइड में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रेशर दे रहे हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलता है कि नहीं देखो सॉलिड पार्टिकल को हम फ्लो नहीं देंगे, नहीं हम तो सॉल्वेंट को ही फ्लो नहीं देंगे। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड में फ्लो होना शुरू कर देता है। कब, जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो उस केस में रिवर्स ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट में जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आरओ कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना आरओ वाटर, घर पे सबके घर में जनरली आरओ वाटर तो होता ही है, प्योर वाटर। तो आरओ वाटर मतलब क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस से निकला हुआ पानी, मतलब सोल्यूशन से सॉल्वेंट निकला हुआ। सोल्यूशन मतलब वाटर होगा उसमें,
उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं। अब इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करके वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम प्योर सॉल्वेंट कहते हैं, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से हम लोग प्योर सॉल्वेंट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ये पाई है क्या? ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं और उसे हम लोग फॉर्मूला में बोलते हैं CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पर C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन से मोलरिटी से आप डिनोट कर सकते हो। आर मतलब आपको पता है 8.314 0.0821 ये वैल्यू होता है आर का, हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। टी मतलब टेम्परेचर, तो पाई इज इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर के बिना न्यूमेरिकल्स अधूरा है, बिना वेंट हॉफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए तो आप नोट कर लीजिए। देन वी विल स्टडी वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेंट हॉफ फैक्टर वेंट हॉफ फैक्टर, देखो हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोला कि ये बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर एक प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर था, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट था और वेपर प्रेशर भी था। तो ये RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, लेकिन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। अब क्या गारंटी है कि हम लोग जो सॉलिड पार्टिकल एक पार्टिकल दे रहे हैं सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन के अंदर एक ही पार्टिकल बना, टूटा नहीं। अगर एक पार्टिकल जाके टूट गया अंदर में तो पार्टिकल तो दो हो गया, या तो फिर दो पार्टिकल जाके अंदर में जुड़ गया तो पार्टिकल तो एक हो गया। दो पार्टिकल दिए अंदर में जाके एक हो गया तो पार्टिकल तो एक हो गया। तो उसको ठीक करने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया हम लोग। और वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो व्हाट वाज आई? आई क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। ओके, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड और आफ्टर एसोसिएशन हम लोग ये बोल सकते हैं, या तो ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये भी बोल सकते हो, ईजी भी होता है। आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाई number of particles before dissociation or association। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, NaCl को अगर हम लोग पानी में मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा, डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट करना मतलब ब्रेक करना, एसोसिएट करना मतलब जुड़ना। तो क्या इनिशियली A है, बना नहीं, इनिशियल टाइम 0 टाइम में, फिर A से A अल्फ़ा निकल गया। A अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या आई का वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन मतलब क्या? ये डिसोसिएशन पार्ट हो गया, A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा, डिसोसिएट करने के बाद जितना पार्टिकल बना। बाई बिफोर डिसोसिएशन क्या था? एक ही था, A था। अब सॉल्व करें तो A अल्फ़ा माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा कट गया, तो क्या होगा? A1 प्लस अल्फ़ा बाई A। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा आया। तो जब आई यहाँ पर क्या है? आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। तो जब हम लोग डिसोसिएशन हो रहा है तो आई का वैल्यू क्या है? एसोसिएशन हो रहा है तो आई का वैल्यू क्या है? ये क्या है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज करता है। मतलब हम लोग पार्टिकल दे रहे हैं एक, जाके सोल्यूशन में हो जा रहा है 2, 2 पार्टिकल हो जा रहा है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं डिसोसिएशन। हम लोग पार्टिकल दे रहे हैं 2, अंदर में जाके हो जा रहा है 1, पार्टिकल दे रहे हैं 3, अंदर में जा रहा है 1, तो ये एसोसिएशन हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अगर ऐसे कैलकुलेट आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो एक फार्मूला भी आता है फॉर डिसोसिएशन एक फार्मूला आता है, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना पार्टिकल है? यहाँ पर 2 पार्टिकल है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, और माइनस 1 अल्फ़ा तो 1 प्लस अल्फ़ा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा आ गया फॉर डिसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन क्या होगा? फॉर एसोसिएशन I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 अल्फ़ा। ये एसोसिएशन क्या है? मान के चलो अगर 2 पार्टिकल जुड़ गया, एसोसिएट किया, 2 पार्टिकल जुड़ा मतलब डाइमर, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। 3 पार्टिकल जुड़ा, ट्राइमर,
n का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ i का वैल्यू। अब देखो यहाँ से अब हम लोग आई निकालेंगे, अब जाके हम लोग 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पाया था, आर एल वी पी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आर एल वी पी क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा आई एक्स बी, क्योंकि आई लगाना जरूरत है, क्योंकि अगर मान के चलो डिसोसिएट किया, एसोसिएट किया तो वेंटर फैक्टर का तो इस्तेमाल होगा ही, तो हम लोग आई लगाते हैं। अगर मान के चलो एसोसिएट भी नहीं किया, डिसोसिएट भी नहीं किया, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब सपोज हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर करेंगे तो डेल्टा टी बी इजकल टू क्या हो जाएगा, आई के बी एम। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, आई के एफ एम। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, पाई इजकल टू आई। तो सब में हम लोग आई लगा दिए हैं। डिसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू होगा, एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू होगा, और अगर डिसोसिएशन भी नहीं हुआ, एसोसिएशन भी नहीं हुआ, तो आई का वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेंटर फैक्टर को इस्तेमाल किए हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आई होप आप लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रही है हेनरीज लॉ है। लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जो फर्स्ट में पढ़ा जाता है। सॉल्यूशन एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है, तो ईजी चैप्टर, ईजी टॉपिक है, तो हम लोग लास्ट में सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वेंट ऑफ फैक्टर के बाद एक्चुअली ये फर्स्ट टॉपिक था जो ये हेनरीज लॉ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। हेनरीज लॉ क्या होता है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स तो पियोगे, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, लिम्का, माज़ा, ओके, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो ये सब जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये कौन से लॉ का एप्लीकेशन है, ये है हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। पहाड़ के ऊपर जाते हो, प्रेशर कम हो गया, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। हम लोग अगर सी वाटर में आते हैं, डीप सी डाइवर है, एकदम समुद्र के नीचे जाते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, पानी का प्रेशर प्लस हवा का प्रेशर दोनों। तो हवा का जो ऑक्सीजन का जो डिज़ोल्यूशन है हमारे ब्लड में, वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जितना प्रेशर दोगे उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा हमारे ब्लड में। क्या प्रेशर अबव द गैस। सो व्हाट इज़ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बोलता है, ये बहुत इजी है, आप लोग इसे जानते भी होंगे। P pressure above the gas is directly proportional to mole fraction of gas in the liquid। मतलब क्या, एक मैं सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ। सपोज एक लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसमें क्या है, इसके ऊपर गैस है। अब हम लोग जितना प्रेशर देंगे इस पर, सपोज हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, खूब प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रेशर। अब प्रेशर जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये गैस उतना ही डिज़ोल्व होगा वाटर में, उतना ही डिज़ोल्व होगा। ये क्या है, ये गैस पार्टिकल है, ये क्या है, गैस पार्टिकल है, ये लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड है। तो अब गैस पार्टिकल उतना ही डिज़ोल्व होगा लिक्विड में। तो यही बोलता है, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड उतना ही बढ़ेगा। तो P प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, KH एक्स गैस। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या बोला गया, जितना ज़्यादा KH उतना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम, उतना सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 3 एप्लीकेशंस होता है। एक होता है डीप सी डाइवर में, जो हम लोग जो डीप सी डाइवर जो जाते हैं समुद्र के नीचे, तो होता है क्या है, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है। वो मास्क ले आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले आते हैं, तो उसका जो ब्लड वेसल है वो फट सकता है प्रेशर के कारण, ठीक है। माउंटेन में एकदम ऊंचाई पे प्रेशर कम होता है, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का डिज़ोल्यूशन कम होता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। सॉल्युबिलिटी कम होता है तो हम लोगों को फील होता है थोड़ा अनकंफर्टेबल, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग वो फील होता है, सर दर्द, अनकॉन्शियसनेस सा फील होता है। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ 3 एप्लीकेशन जनरली हम लोग के बुक में होता है। एक बेंड है, एक एनॉक्सिया है। बेंड मतलब जो समुद्र के नीचे होता है, एनॉक्सिया मतलब जो पहाड़ के ऊपर होता है। और जो हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ में है, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रेशर सा लगता है। इसमें कोल्ड ड्रिंक एक अच्छा एग्जांपल है। हाई प्रेशर में हम लोग गैस को डिज़ोल्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक में। जैसे ही खोलते हो, हिसिंग साउंड क्रिएट होता है, एक बबल सा निकलता है। वो क्या है, प्रेशर कम हो गया, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गया। सॉल्युबिलिटी कम हो गया मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो गया, तो गैस निकलना चाह रहा है, ठीक है। इसलिए तुरंत प्रेशर कम करते हैं, तुरंत गैस निकलना शुरू हो जाता है, वो बबल्स के रूप में। तो ये क्या है, हेनरीज लॉ का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वेरी सून इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैं लाऊंगा। तो टिल देन थैंक यू। और
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा तो मेरे को पता चलेगा कि ये चीज़ जो मैंने समझाया आपको समझ में आया है। एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।